Hello everyone. So now I'm going to explain you all the chapter 12 friction. In my last video we have understood the chapter 11 force and pressure very much clearly. So now I'm going to start chapter 12 friction of science class 8 CBSE book Cordova. Okay, so let's start over. हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तो पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही लिया है कि एक बॉल कैसे ग्राउंड पे रोल करती है और धीरे धीरे वो स्लोज हो जाती है, रेस्ट करती है। हमने सब पढ़ चुके हैं हम ये, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस और बॉल और सरफेस और ग्राउंड के बीच में होती है वो बॉल का मोशन अपोज करती है, जो कि बॉल को रेस्ट करने ले आता है। इसी तरह जब आप एक बाईसाइकिल के पेडल स्टॉप कर देते हो पेडलिंग करना, तो ग्रेजुअली वो साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है और फिर रेस्ट में आ जाती है। ये वो फोर्स है फ्रिक्शन की व्हील्स के और बाईसाइकिल के व्हील्स और ग्राउंड के सरफेस के बीच में, जो कि बाईसाइकिल के मोशन को अपोज करती है और साइकिल को रेस्ट में ले आती है। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, वो फोर्स जो कि दो सर्फेसेस जो कॉन्टैक्ट में होते हैं उनसे एक्ट करती है व्हेन विच अपोजेज अ मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे पर अपोज कर देती है, उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। जब भी आप एक सैंड पेपर को दूसरे सैंड पेपर के ऊपर रब करने की कोशिश करते हो तो मूवमेंट स्मूथ नहीं होती, कैसी अजीब सी आवाज़ आती है। वी फील वेरी वियर्ड ना। ये फ्रिक्शन होता है उनके बीच में जो इंटरलॉक होते हैं रफ सरफेसेस। इनफैक्ट हर सॉलिड ऑब्जेक्ट एक रफ सरफेस होता है। जो डिग्री होती है ना रफनेस की, वो सरफेस से वैरीज करती है दूसरे सरफेस तक। कुछ सरफेसेस ज़्यादा रफ होते हैं और वो जैसे कि आराम से पता चल जाता है उन्हें देख के कि वो रफ है। कैसे? सैंड पेपर जैसे कि देखकर ही पता चल जाता है कि ये रफ होता है। जबकि कुछ बहुत स्मूथ होते हैं जैसे उनको देख के ही पता चल जाता है। इन सर्फेसेस के केस में जो कि स्मूथ अपीयर होते हैं वो नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो रफनेस होती है ना सरफेस की, वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। The roughness of surface can be seen through a microscope in the form of tiny hills and valleys. रफनेस कैसे देखी जाती है एक सरफेस की? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अच्छा, किस फॉर्म में देखी जाती है? टिनी हिल्स एंड वैलीज। जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप वुडन ब्लॉक ही कह दो, को एक दूसरे के ऊपर पुल किया जाता है, तो ये टिनी हिल्स और वैलीज जो दोनों सर्फेसेस में प्रेजेंट होती हैं आपस में गेट एंटेंजल्ड विद वन अनदर, एक दूसरा मिल जाती हैं, और जो इंटरलॉकिंग होती है दो सर्फेसेस की, वो मोशन अपोज करती है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पे और उसको फ्रिक्शनल फोर्स राइज करती है। जैसे कि अब आप ये डायग्राम देख ही सकते हो, इन दोनों को रब किया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हो रही है, एक दूसरे पे इंटरलॉक करने की कोशिश कर रही हैं और इसलिए वो मोशन एक दूसरे को अपोज करता है। ओके ना। नाउ वी विल रीड द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना 3 टाइप्स की होती हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लेमेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स जो कि प्ले में आती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करता है, लेकिन जो एक्चुअल मोशन होता है अब तक स्टार्ट नहीं हुआ होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ये क्या करती है? मोशन को प्रिवेंट करती है और दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोकती है। सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप एक हैवी बॉक्स को मूव करते हो एक जगह से दूसरे जगह तक, तो जो फोर्स रिक्वायर की जाती है उन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, एट द इंस्टेंट जो बॉक्स होता है वो अपनी जगह से हिलने लगता है, इज़ अ मेजर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसकी रेशियो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इज़ द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, सबसे ज़्यादा अपोजिंग फोर्स है जो कि तब प्ले में आती है जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्ज, मतलब बिल्कुल उस पे ही है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करेगा। लास्ट फ्रिक्शन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन।
जब भी हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करते हैं स्लाइटली लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तो हम क्या देखते हैं, जो बॉक्स होता है वो धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्रिक्शन चली गई वहाँ से, इसका मतलब ये होता है कि जो अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई कर रखी है उस पर वो बढ़ गई है, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा बढ़ गई है वो। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उस स्टेज पे वो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो तब प्ले में आती है जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव कर रहा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप्स की होती है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स जो कि तब प्ले में आती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है, वो हमारी कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि एक लॉग होता है वुड का, जब उसको फ्लैट सरफेस पे मूव किया जाता है तो स्लाइड हो जाता है। इस केस में जो अपोजिंग फोर्स है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। वो अपोजिंग फोर्स जो तब प्ले में आती है जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली रोल कर रहा होता है दूसरे के सरफेस पर, वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि जब एक व्हील या फिर लॉग हो गया वुड रोल का, एक फ्लैट सरफेस पे आप उसको रोल कर रहे हो, तो जो अपोजिंग फोर्स है वही कहलाएगी हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसमें इमेज में आप देख ही सकते हो, ये वाला स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो उसको ऐसे खींच कर ले जा रहा है और वो स्लाइड करती जा रही है। ये वाला रोलिंग है कि ये खुद भाग रहा है, डायरेक्शन फ्रिक्शन की ये दे रहा है और वो मोशन को डायरेक्ट करता जा रहा है और वो इधर उधर उसको फ्लो कर रहा है। These are the 2 types of kinetic friction. Okay, now come over. जब भी पॉसिबल होता है ना तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? इसको इसलिए कर दिया जाता है, इससे ना व्हील्स लग जाते हैं, बॉल बियरिंग्स लग जाते हैं। अब स्लाइडिंग से तो हमें खींचना पड़ रहा है और रोलिंग में उसमें हमने व्हील्स लगा रखे हैं, वो फटाफट रोल करता जा रहा है। चिल्ड्रन को ना रोलर स्केट से खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्केट्स पहनना, जिससे उन्हें एडवेंचरस फास्ट मोशन फील होता है, फटाफट आगे बढ़ रहे होते हैं। रोलर स्केट्स में छोटे छोटे व्हील्स होते हैं और ये व्हील्स बहुत स्मॉल रोलिंग, दीज व्हील्स है बहुत स्मॉल, छोटे छोटे रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं इनमें, जो कि स्केट्स को बहुत तेज़ भगाने में मदद करते हैं। आजकल सूटकेसेस, बैग्स को टिनी व्हील से प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मतलब एक छोटा सा बच्चा भी ना उन सूटकेसेस को खींच सकता है, क्योंकि इन व्हील्स में छोटे छोटे रोलिंग फ्रिक्शंस होते हैं। यही एक रीज़न है कि हमें ये कन्वीनियंट लगता है कि हम सूटकेसेस को रोलर्स से फिट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, अब वो फैक्टर्स पढ़ेंगे हम जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सरफेस का नेचर जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वजन, ज़्यादा वेट होगा ज़्यादा फ्रिक्शन, कम वेट होगा कम फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जो फ्रिक्शन ना लिक्विड्स और गैसेस से होता है। अभी आपने पढ़ा है कि सारे सॉलिड सर्फेसेस फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे जो कि उन पे मूव करते हैं। इवन लिक्विड्स और गैसेस भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे और मूविंग थ्रू देम। इसे कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। लिक्विड्स और गैसेस हाउएवर एक्सर्ट लेसर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड सर्फेसेस। देखो, लिक्विड्स और गैसेस कम फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं जितना ज़्यादा सॉलिड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसको ड्रैग भी कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। नाउ वी विल लर्न द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। जब एक इंसान पानी में तैरता है तो जो वाटर होता है उसके मोशन को अपोज कर देता है, तभी तो वो आगे जा पा रहा है। इससे क्या होता है, वाटर जो होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब ज़्यादा फोर्स लगाता है फ्रिक्शन की स्विमर पे इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू हिज मोशन, उस डायरेक्शन में जो उसके मोशन के अपोजिट है, जहाँ वो जाना चाह रहा है उससे ज़्यादा वो पानी पीछे धकेलता है, क्योंकि वो उससे अपोजिट है, उसको आगे जाना है लेकिन उसको पानी पीछे डालना पड़ रहा है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो है ना। देखो, हमें आगे जाना है लेकिन जब हम ऐसे ऐसे फिर ऐसे कर करके पानी को पीछे करते हैं, अपने हैंड्स ऐसे मूव करके हम पानी को पीछे धकेलते हैं, यही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वो जो स्पेशल शेप होती है एक बॉडी की या एक ऑब्जेक्ट की अराउंड विच अ फ्लूइड, मतलब जिसके आसपास लिक्विड फ्लो कर सकता है
ऑफरिंग सबसे कम फ्रिक्शन देते हुए, उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन शेप। कौन सी शेप? स्ट्रीमलाइन शेप। एक फ़िश की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्पीड बोट की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। नेचर में ये मैंने आपको बता ही दिया, फ़िश की स्ट्रीमलाइंड होती है बॉडी, तो इसलिए वो बहुत कम अमाउंट का फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस करती है वाटर में। जो शिप्स और बोट्स होते हैं ना, वो भी स्ट्रीमलाइन बनाए जाते हैं जिससे वो बहुत कम फ्रिक्शन ले वाटर में तैरते हुए। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। ओके, एयर जो होती है वो फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स एक्सर्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो कि उसके थ्रू मूव करते हैं और उसका मोशन अपोज करते हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है ना एयर का, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसका अफेक्ट आसानी से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नेचर में क्या होता है, जो बर्ड्स की बॉडीज़ होती हैं स्ट्रीमलाइंड होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन फील होता है। एरोप्लेन्स, बुलेट ट्रेन ये भी स्ट्रीमलाइंड होती है, इसलिए वो भी जब वो एयर के थ्रू मूव कर रही होती हैं उन्हें बहुत लेस फ्रिक्शन फील होता है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक ज़रूरी दुश्मन है। कैसे? पढ़ते हैं जी। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। कुछ केसेस में फ्रिक्शन बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट, और हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और उसी टाइम वो कभी कभी हमारे लिए एविल बन जाता है, हमारा दुश्मन बन जाता है कुछ केसेस में, क्योंकि वो बहुत किस चीज़ में रिजल्ट करता है? एनर्जी के लॉस में, सर्फेसिस के वियर एंड टियर में। इसीलिए फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल। This question could be asked in your exam. Name the necessary evil, that is friction. फ्रिक्शन नेसेसिटी है, फ्रिक्शन हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें चलने में मदद करता है। फ्रिक्शन जो हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में है, वही तो हमें चलने में हेल्प करता है, जिससे हम स्लिप नहीं होते। अब जो भी बहुत स्मूथ सरफेस होगा ना, वहाँ पर लेस फ्रिक्शन होगा, इसलिए हम वहाँ पर आराम से स्लिप हो जाएंगे। जब भी स्मूथ सरफेस होते हैं वहीं हम स्लिप क्यों होते हैं? यही रीज़न है, वहीं हम इसलिए स्लिप हो जाते हैं। व्हीकल्स का मूवमेंट, फ्रिक्शन जो कि बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कार, ट्रक्स, ट्रैक्टर, बाईसाइकिल और स्कूटर के टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में होता है, जो कि उन्हें हेल्प करता है ग्राउंड पे चलने से स्लिप हुए बिना। अच्छा, लॉक टाइल्स होती है ना, ये बहुत स्मूथ होती है, तो जब भी हम इससे जा रहे होते हैं ना, तो हमें डर लगा रहता है कहीं हमारा व्हीकल स्लिप ना हो जाए, क्योंकि वो स्मूथ है, फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पर, और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। टायर्स में फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया जाता है बाय मेकिंग ग्रूव्स इन देम, उसमें ग्रूव्स बनाकर। देखो, यू कुड सी इन द इमेज 12.9 कि उसमें कुछ लेफ़्ट राइट शेप्स आ रही है। लेट मी शो यू, दीज आर द ग्रूव्स। ये ग्रूव्स बनाकर उसका फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया जाता है। इस ग्रेटर फ्रिक्शन से जो टायर्स होते हैं वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं रोड पर, जिससे व्हीकल स्किड नहीं होते हैं, मतलब स्लिप नहीं होते हैं। स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। स्पाइक्स जो होते हैं ना शूज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं उन प्लेयर्स के लिए। स्पाइक्स पता है क्या होते हैं आपको? एक शू है, लाइक दिस इज़ अ शू, तो उसके नीचे ना ऐसे 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 छोटे छोटे से हमारे स्पाइक्स होंगे, दोनों साइड होंगे उसकी। मतलब ये शू है ना नीचे से, तो लेफ़्ट और राइट उसकी दोनों साइड में होंगे। ओके, वो स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं शूज़ में। उन किसके लिए? प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो खेलते हैं उनके लिए, जिससे उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके और उनकी ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप बनी रहे, जिससे वो स्लिप ना हो सके। फोर्थ इज़ राइटिंग वर्क। हम लिखने के लिए किस वजह से काबिल होते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। बट किसके बीच में? पेन के और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के बिना एक पेन और पेंसिल से लिखना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ये होते हैं स्पाइक शूज़, मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे उसमें वो लगे हुए होते हैं नीचे, यही है। आप फिगर 12.10 का ये पार्ट देख सकते हो। फिफ्थ इज़ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जो ब्रेक्स होते हैं कार के या किसी भी व्हीकल के, वो भी फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं कार स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है ब्रेक लाइन के बीच में और व्हील के ड्रम के बीच में, वो उन्हें हेल्प करता है स्टॉप करने में। लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक, माचिस का जलना। जब आप माचिस को जलाते हो, मैच बॉक्स के रफ सरफेस से वो फायर कैच कर लेती है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
टेम्परेचर बढ़ा देती है मैचस्टिक से हेड का इतना ज़्यादा कि दैट केमिकल जो होता है उसमें वो फायर को कैच कर लेता है, जिससे वो फ्लेम प्रोड्यूस कर सके। देखो, माचिस जलाई तो वो जो होगी ना उसका फ्रिक्शन लगेगी, वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी मैचस्टिक के हेड का, जो ऊपर ब्राउन ब्राउन बना होता है, इतना ज़्यादा बढ़ा देती है, जो केमिकल्स होते हैं ना उसके अंदर वो फायर कैच कर लेते हैं, जिससे फ्लेम जल जाती है। 7th है स्क्रूज एंड नेल्स। ये भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि स्क्रूज और नेल्स को वुड्स में पकड़ लेते हैं। नाउ वी विल लर्न द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? सरफेस को रफ़ बनाने से फ्रिक्शन को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, रफनेस इंक्रीज़ करने से सरफेस में। कैसे? जो सरफेस होता है ना, जैसे मैच स्टिक का ही बताया हमने, और जो साइड्स होती है मैच बॉक्स की, वो डेलिबरेटली रफ़ बनाई जाती है, जिससे वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर सके, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और वो मैच स्टिक जल्दी से जल जाए। बाय मेकिंग ग्रूव्स आप फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो। टायर्स, बाईसाइकिल्स, कार्स, बसेस के इनमें ग्रूव्स लाने से, ग्रूव्स मैं आपको शो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इससे क्या होगा? ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, टायर्स को एक बेटर ग्रिप मिलेगी रोड पे, जो कि व्हीकल्स की स्किडिंग को प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ जाते हैं। फ्रिक्शन इज़ एन एविल। अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शन नेसेसिटी है, अब वो एक एविल है। तो अब उसकी डिसएडवांटेजेस रीड करते हैं। डैमेज टू द मशीन्स। जब आप अपने पाम को रब करते हो एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है आपके हाथ में। आप कुछ मिनट उसे रब करते रहो, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि आपके पाम के बीच में होता है। जब मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के आपस में रब किए जाते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन देम। कैसे? उसके बीच के फ्रिक्शन से। ये हीट जो होती है ना, मशीन को डैमेज कर सकती है। वियर एंड टियर। फ्रिक्शन हमेशा वियर एंड टियर करता है मशीन्स के पार्ट्स का, जो कि कांटेक्ट में होते हैं, मतलब वो फाड़ देता है, तोड़ देता है। इसीलिए लाइफ टाइम ऑफ द मशीन इज़ रिड्यूस। इसीलिए उस मशीन की ज़िंदगी थोड़ी सी कम हो जाती है। सोल्स ऑफ शूज़ के सोल्स और टायर्स व्हीकल्स के वियर आउट विद ग्रेजुअल यूज़। रोज़ हम पहनते हैं, इसीलिए वर्न आउट पीसेस हैव टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे आप देख रहे हो, ये जो टायर दिख रहा है आपको 12.12 mm में, ये फट चुका है फ्रिक्शन की वजह से। ये भी एक देखो नुकसान है ना फ्रिक्शन की वजह से। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन अपोज करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कि कांटेक्ट में है, इसीलिए एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड की जाती है आने वाले फ्रिक्शन पे। दस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन में बहुत सारी एनर्जी की एक्सपेंस है। इसी तरह जितना 10% ऑफ पेट्रोल जो कि कार में यूज़ किया जाता है इज़ यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द इंजन। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जिससे वो फ्रिक्शन बढ़ा सके इंजन में। दस इट इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल्स। इसीलिए हमारा फ्यूल्स पे एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट इज़ रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। कुछ फोर्स, सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन अ मशीन, कुछ फोर्स जो कि मशीन को रन करने के लिए अप्लाई की जाती है, वो वेस्ट कैसे हो जाती है? फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, जो कि उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में होती है। इससे मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी वजह से किसी मशीन की एफिशिएंसी का कम होना, वो हमेशा मतलब किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% से कम होती है, फुल नहीं होती है। नाउ अभी हमने वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमें ये नोट करना चाहिए कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़ीरो नहीं बना सकते। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। बाय लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग क्या होती है? कुछ सब्सटेंसेस फ्रिक्शन रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है लुब्रिकेंट्स। एक लुब्रिकेंट्स यूज़ करने से, जैसे कि ऑयल या ग्रीस हो गया, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। ऑयल, अच्छा अब आप एक रफ़ सरफेस पे ऑयल अगर आप रब कर दो, ऑयल तो स्मूथ होता है, अब वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तभी तो आप ऑयल पे पैर रखते ही स्लिप हो जाओगे एकदम। तो व्हेन अ लुब्रिकेंट इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, जब भी एक लुब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है किसी मशीन के मूविंग पार्ट्स में, तो एक थिन लेयर वहाँ पे फॉर्म हो जाती है और मूविंग सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रब नहीं करते हैं।
इट फिल्स अप द इरेगुलरिटीज़, वो उसके टिनी हिल्स और वैलीज़ को फिल्स कर देते हैं सर्फेसिस के और उसको स्मूथ बना देते हैं। और जब वो उस इरेगुलरिटीज़ को मतलब उसकी इंटरलॉकिंग को अवॉइड किया जाता है बहुत टाइम तक, और उसकी मूवमेंट इसलिए स्मूथ बन जाती है। टेल्कम पाउडर इज़ अ ड्राई लुब्रिकेंट। टेल्कम पाउडर एक ड्राई लुब्रिकेंट होता है, इसीलिए इस पाउडर को यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए। कैरम बोर्ड कितना हार्ड होता है, अब उस पर स्ट्राइकर ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, इसलिए उस पर वो पाउडर स्प्रेड किया जाता है जिससे उसकी फ्रिक्शन कम हो जाए और वो स्ट्राइकर आराम से हमारा जा सके। A coin travels much faster on a powdered carom board than on an unpowdered carom board। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रेफाइट पाउडर इज़ यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ किया जाता है मशीन्स में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, विच पाउडर इज़ यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज़ बाय पॉलिशिंग। When the surfaces are highly polished, जब surfaces highly polish किए जाते हैं तो उसकी जो irregularities होती है ना सरफेसेस की, वो कवर्ड कर दी जाती है और उसको स्मूथ बना दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इससे, पॉलिशिंग से। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग इज़ अ होलो सर्कुलर डिवाइस। बॉल बियरिंग एक होलो, जिसमें मतलब छेद हो रहा हो, सर्कुलर डिवाइस है जिसमें छोटे छोटे मेटल बॉल्स होती हैं जिनको मशीन के मूविंग पार्ट्स में फिट किया जाता है, लाइक एन एक्सल की तरह। जो बॉल बियरिंग होती है वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर देती है। कैसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक्सल होता है मशीन का, उसको बॉल बियरिंग में फिट किया जाता है, तो रोटेट करता है, फिर मेटल बॉल्स भी उसमें जो रोल करती हैं और इसलिए फ्रिक्शन उसका कम हो जाता है। बॉल बियरिंग्स को फ्री व्हील्स में यूज़ किया जाता है, साइकिल की, कार्स में, मोटर्स की शाफ्ट्स में और बहुत सारी मशीन्स में, जिससे वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके। दिस इज़ बॉल बियरिंग। ये एक्सेल होता है बीच वाला पॉइंट, ये बॉल्स होती हैं, इतनी सारी दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। ओके, मेटल बॉल्स। नास्ट इज़ बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। रोलर्स और व्हील्स की हेल्प से भी फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया जाता है। अभी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सूटकेसेस को स्मॉल व्हील से प्रोवाइड किया जाता है, जिन्हें रोलर्स कहते हैं, जिससे वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकें, जिससे उन्हें हम इजीली कैरी कर सकें पुल करने से। बाय स्ट्रीमलाइनिंग। अभी आपने ये भी पढ़ा है कि कार्स की, एरोप्लेन्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे वो एयर फ्रिक्शन रिड्यूस कर देती है। इसी तरह बोट्स की और शिप्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे वो पानी का फ्रिक्शन रिड्यूस कर देती हैं। So guys, with this our chapter is completed. Our friction chapter is totally completed. If you have any confusion, then please comment me in the comment section. I will upload a video in which I'm going to soon upload a video in which I will ask you some questions related to this chapter. Okay, any queries, just comment me. Bye bye, tata. Thank you for your support.